हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा ये वीडियो है जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो मैं एक आपको बच्चे इस वीडियो में ये बताऊंगा कि देखो, एक लंबे समय के अंतराल के बाद ये पेपर का डेट आया है, तो एक लाजमी सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ना वो दिमाग से बाहर हो जाती हैं, राइट। अब मान लो जैसे अभी नोटिफिकेशन आया और उसके 6-7 महीने के अंदर पेपर होता है, दैट इज सेपरेट थिंग। तो एक बहुत लंबा समय अंतराल के बाद ये एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कर रहे हैं, ये जेके एसएसबी वाले। अच्छी बात है, एग्ज़ाम तो कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें सही हो, आपके फेवर में हो। तो बच्चे अब मैं सब्जेक्ट्स वाइज जो सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट वांटेड सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपने किस तरह से उनको तैयार करना है। आप देखो, तैयार तो आप कर ही चुके होंगे, सो आपने किस तरह से चीज़ों को फिर से ब्रशअप करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले पढ़ के रखी हैं बच्चे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। अल्टीमेटली आपको एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अभी आपके पास 1 महीना है तो आप थोड़ा यहाँ पे डाटा भी स्टडी करें, राइट। तो चलिए बच्चे, तो मेरा ये वीडियो है जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए। 855 नंबर ऑफ पोस्ट है, काफ़ी बड़ा ये नंबर है पोस्ट का। अगर मैं बात करूँ, 855 छोटी पोस्ट नहीं होती, बहुत बड़ी पोस्ट है, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। तो बच्चे, अगर मैं बात करूँ, मेरा पहला जो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, दैट इज योर बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बीएमसी में आपने बच्चे चीज़ें जहाँ से हर सब्जेक्ट के अंदर हो, कोई सा भी पेपर है, चाहे आप अपने स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी दूसरे स्टेट के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, थ्योरेटिकल वन, राइट। तो सीमेंट सबसे पहले बच्चे आपने गो थ्रू करना है। सबसे अच्छे से आप सीमेंट को स्टडी कर लो। सीमेंट के ऊपर जो टेस्ट है वो आप बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। सीमेंट आप स्टडी करो। सीमेंट के बाद बच्चे आप यहाँ पे ब्रिक स्टडी करो, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो स्कोरिंग वाले आपके यहाँ पे चैप्टर है बच्चे। ब्रिक के बाद आप यहाँ पे स्टडी करो बच्चे दिस पेंट, ठीक है। पेंट के बाद आप स्टडी करो बच्चे टिम्बर, राइट। और टिम्बर के बाद आप स्टडी करो एग्रीगेट, ठीक है। और भी छोटे छोटे यहाँ पे आपके चैप्टर है, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये मेजर टॉपिक है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। सीमेंट हो गया, ओके, ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक मेसनरी वर्क भी बच्चे इसके अंदर फॉल करेगा, ये ब्रिक्स के अंदर ही। पेंट हो गया, पेंट में आपको टाइप्स ऑफ पेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो जनरली आता है ये पेपर के अंदर, राइट। टिम्बर हो गया, टिम्बर से बच्चे जो क्वेश्चन आता है वो आपको ना टिम्बर के ऊपर जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन दे के रखेगा कि यहाँ पे टिम्बर में ना कुछ ब्लैक से पैचेस पड़े हुए हैं या व्हाइट से आपको स्टेन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन डिफेक्ट्स को आप किस नाम से जानते हो, ये आपसे पूछता है। और एक बार पेपर में भी पूछा हुआ है कि अगर आपको टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाना है तो बताओ कौन सा प्रोसेस होगा। समझ रहे बात को। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के। स्कोरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग करो बीएमसी से, पहला स्टार्ट ही बीएमसी से करो आप, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन भी साथ साथ लगाने हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बीएमसी के लिए आपको कितना समय देना है, तो मैं बोलूंगा आप देखो 30 दिन आपके पास हैं, तो आप बीएमसी के लिए 1 दिन दे दो। 1 दिन बीएमसी के लिए विद एमसीक्यूज, खत्म कर दो 1 दिन में बीएमसी। आर यू गेटिंग? एमसीक्यूज भी लगाओ आप इसके साथ साथ, क्योंकि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। तो आप एमसीक्यूज भी साथ साथ, अब आपने ना सॉल्यूशन भी साथ साथ गो थ्रू करते रहना है। एमसीक्यू देखा, सॉल्यूशन देखा, एमसीक्यू देखा, सॉल्यूशन देखा, बहुत ज्यादा अब आपने क्वेश्चन में भिड़ना नहीं है, मैं आपको बता दूं, राइट। अब स्ट्रीमलाइन होके आप आगे बढ़ो। बीएमसी के बाद दूसरा बच्चे जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहले मैं उन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जो सबसे पहले आपने गो थ्रू करना है, दैट इज सर्वेइंग। दूसरा आ जाओ सर्वे। और सर्वे से अगर मैं बात करूं तो सर्वे से आपने जिस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है सबसे पहले, वो आपका कंपास सर्वे। सबसे पहले फोकस करो कंपास के ऊपर, राइट। मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपास। कंपास के बाद आपका चेन सर्वे, ऑल दो चेन सर्वे हम पहले स्टडी करते हैं सर्वेइंग के अंदर, राइट। तो चेन सर्वे में भी जो आपके पास बचे यहाँ पे चेन टू शॉर्ट है, टू लॉन्ग है, या स्लोप करेक्शन के लिए हो गया, स्केल के ऊपर क्वेश्चन है, या लिस्ट काउंट वगैरह निकालना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। फार्मूला बेस्ड है, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में जैसे फार्मूले आ रहे हैं आप जरूर उन फार्मूलेस को लिखते चलो। और दिन एक ही है बच्चे, एक ही दिन में खत्म करें, सारे के सारे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं आपको, राइट। कंपास हो गया, चेन सर्वे हो गया, इसके बाद थियोडोलाइट, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थियोडोलाइट से। और इसके बाद बच्चे आपके पास है लेवलिंग, राइट। लेवलिंग से रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में आता है। तो मैं यहाँ पे वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मोस्ट वांटेड हैं, जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने, समझो, ये आपने बहुत अच्छे से करना। देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्लेन टेबल सर्विंग नहीं करोगे, यहाँ पे आप टैकोमेट्रिक सर्विंग नहीं पढ़ोगे, बस सर ने ये बताया यही करेंगे, लेकिन ये मोस्ट वांटेड है, मैं वो बता रहा हूँ मुझे,
राइट। आप यहाँ पे कुछ अगर फॉर्मूले फ्रेम होते हैं बच्चे, ऑल्दो यहाँ पे हम रफ डायग्राम हमेशा प्रीफर करते हैं, आप फॉर्मूले लिख लो यहाँ पे, चेन सर्वे में फॉर्मूला क्या है, आर यू गेटिंग और नॉट। रेसिप्रोकल जब हम लेवलिंग करते हैं तो मुझे यहाँ पे किस तरह से आर एल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये आप ध्यान रखें बच्चे, जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल आते हैं जेई के अंदर भी, राइट। सर्वे के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है बच्चे आपका हाईवे। पैटर्न बच्चे एज इट इज फॉलो करना, उसके बाद आप फोकस करो हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर, राइट। हाईवे इंजीनियरिंग में जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है ना, बस उसको एक बार गो थ्रू करना, ओवरलुक करना इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट। जैसे हमारे पास रोमन रोड्स होते हैं, ट्रेजगट कंस्ट्रक्शन है, मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन है, टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन है, मैकडम कंस्ट्रक्शन है, इनका ऑर्डर देख लेना आप एक बार कि कौन सा कंस्ट्रक्शन मेथड किसके बाद आ रहा है, राइट। इसके साथ जो मेरे पास 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर्मूलेज हैं, 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर्मूले, उनका टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट भी आपके पेपर में पूछता है वो, व्हाट इज द टारगेट, राइट। अच्छा, ये करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट, जीडी। ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल फ्रेम होगा बच्चे, या तो आपसे वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कर रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली, या तो आपसे वो सुपर एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आस्क करेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना सुपर एलिवेशन वाला क्वेश्चन, राइट, जहां से न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं बच्चे, या तो वो ग्रेड कंपनसेशन से क्वेश्चन करेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप कर लोगे, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे, राइट। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ, दूसरे बच्चे जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए बच्चे, अगर आप ये टॉपिक्स में थोड़ा वीक हो तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें, और मैं सभी को यही राय करूंगा कि आप जरूर एक बार फॉर्मूला लिखते चलो साथ साथ, कोई बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले से, राइट। ग्रेड कंपनसेशन के साथ बच्चे इसके बाद जो मेरे पास ट्रांजिशन कर्व है उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो हर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि बताओ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होगा। अब वैली कर्व भी है, सबमिट कर्व भी है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं, उनके फॉर्मूले आप एक बार लिख लो, और एक क्वेश्चन आप जरूर देख लो कि आपने अपने नोट्स के ऊपर जो आपने सेल्फ स्टडी किया है, या जो भी आपने कोर्स बच्चे जिस भी सेंटर के साथ आप कनेक्टेड हो, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्टेड हो, चाहे यूरोपीडिया है चाहे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, आपने जो न्यूमेरिकल लगाया उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, जरूर, और ध्यान से, ओवरलुक नहीं करना है न्यूमेरिकल को, उसको एक बार जरूर देखें, राइट। तो ये आपका जीडी वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चे पेवमेंट मटेरियल, पेवमेंट मटेरियल इसको गो थ्रू करें। इसमें मोस्टली देखो जो आपका बिटुमिनस मटेरियल है, वो बिटुमिनस मटेरियल में मेरा बिटुमन है, टार है, कटबैक बिटुमन है और बिटुमिनस एमल्शन है, राइट। तो टेस्ट आप जरूर गो थ्रू करें, जैसे VG10 या VG20 या VG30 VG40। तो ये नंबर का क्या मतलब है, 10 20 30 40 का नंबर मतलब क्या है इनका। और ये बच्चे हमेशा ये विस्कोसिटी को शो करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, कितने टेम्परेचर के ऊपर, जो ऑलरेडी आपके स्टेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे बात को। तो ये यहाँ से प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पेमेंट मटेरियल से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा ट्रैफिक वाले पार्ट से। देखो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा, ट्रैफिक वाले पार्ट से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, रिलेशन क्या है स्पीड ऑफ व्हीकल, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम के बीच में, ये बच्चे श्योर होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उन टॉपिक्स को ना गलती से भी मत छोड़ो, जरूर आप उनकी प्रैक्टिस करो। हाईवे के लिए अगेन मैं बोलूंगा सभी के लिए आप एक एक दिन ही डिवाइड करो, 15 दिन तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, और रेस्ट के जो 15 डेज बचेंगे ना लास्ट के, उसमें बस आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं आपने हर सब्जेक्ट के। जो क्वेश्चन आपको नया सा मिलता है, आप अपना नोट्स ओपन करो, जो भी आपके पास नोट्स बच्चे बने हुए हैं आप चेक करो कि नोट्स में ये वाला टॉपिक हमने किया है कि नहीं किया है तो वहाँ से आप आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, अगर नहीं किया है तो आप उस चीज़ को ऐड कर लो, राइट, ठीक है। ट्रैफिक वाले पार्ट से अब इसमें भी देखो जो चीज़ जहाँ पे थोड़ा बच्चा फंसता है वो नंबर ऑफ कन्फ्लिक्शन पॉइंट भी कई बार आपसे पूछ रहा होता है कि एक 2 लेन रोड है, दूसरा 2 लेन 2 वे ट्रैफिक रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ यहाँ पे मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने होंगे। माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट भी होते हैं बच्चे, मेजर भी होते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। तो जरूर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे ख्याल से कोई 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, केसी को अगर आप ड्रॉ करके देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, फाइन। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ पेमेंट है, तो एच डी अगर मैं बोलूँ कोई न्यूमेरिकल आएगा डिजाइन ऑफ पेमेंट से तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। तो बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनता है ना वो आता है रिजिड पेमेंट में, जो हम ज्वाइंट्स देते हैं, ज्वाइंट्स के ऊपर क्वेश्चन होगा। एक्सपेंशन ज्वाइंट है, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट फिलर मटेरियल के बारे में आपसे पूछ रहा होता है कि बताओ आप किस तरह का मटेरियल यूज करोगे। ज्वाइंट सिलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपसे पूछ रहा होता है पेपर के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा स्मार्टली काम करना है आपने, क्योंकि अभी तक बच्चे जितने भी एग्जाम हुए, अगर मैं बात करूं ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिविजनल इंजीनियर का पेपर, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर, तो क्वेश्चन का लेवल ना बहुत ही इन्होंने डाउन रखा था, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था क्वेश्चन का। तो पहली चीज़ तो है आप थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो खुद को,
और जो न्यूमेरिकल जहाँ से बन रहे हैं, जैसे हम जीडी की बात करते हैं हाईवे में ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो न्यूमेरिकल जो बच्चे सॉल्व होंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, और फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो बस आपने क्वेश्चन पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे बात को। आप क्वेश्चन लीव करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करो, ये बेस्ट वे होता है यहाँ पे पेपर फ्रेम करने का, राइट। इसके बाद बच्चे यहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन, और मैं बता दूं ये जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ से वो टेक्निक्स आपसे पूछ रहा होता है हाईवे कंस्ट्रक्शन से। और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में क्या होता है बच्चे, जैसे आपको कोई डिफेक्ट दे देगा वो, कि यहाँ पे आपको रोड के सरफेस के ऊपर पॉट होल्स देखने को मिल रहे हैं, या यहाँ पे फटीग क्रैकिंग हो रही है, तो किसके कारण होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द पॉट होल्स या फटीग क्रैकिंग, ये अलग अलग चीजें हैं बच्चे। जैसे कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग भी होती है, जो किस में आपको देखने को मिलता है, जब हम बिटुमिनस ओवरले प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिजिड पेमेंट के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग होती है। ये ऑल दो क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर के अंदर, और इसलिए मैंने बार बार बोला था बच्चे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाते हो ना, आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं पेपर के अंदर, किए जा सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो बच्चे ये ध्यान रखना है यहाँ से। और इसके साथ, क्योंकि जेके एसएसबी ने पहले भी यहाँ पे हिल रोड्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो आप हिल रोड वाला क्राइटेरिया जरूर देखें बच्चे, जिसमें आप कोडल प्रोविजन जरूर देखें। और कोडल प्रोविजन में आईआरसी आप गो थ्रू करें, सिंगल लेन रोड का विड्थ कितना है। अगर मेरे पास एक ब्रिज है बच्चे, ब्रिज में मैं सिंगल लेन ब्रिज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पे विड्थ कितना होता है, आर यू गेटिंग और नॉट। शोल्डर का विड्थ कितना है, हेयर पिन बैंड कर्व में अगर आपकी गाड़ी मूव करती है तो वो सेफ स्पीड कितना है, जो कोड यहाँ पे रेकमेंड करता है। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईवे के बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा, आप आओ सॉइल के ऊपर। हाईवे के बाद नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये फोर्थ हो गया। हाईवे के बाद बच्चे आप फोर्थ आओ सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो सॉइल तो देखो यहाँ पे एक मेजर सब्जेक्ट है, सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, अच्छे से आपको गो थ्रू करने हैं बच्चे, सॉइल एंड इन्वायरमेंट। फिफ्थ भी लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट। बहुत अच्छे से आपको ना इन सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना है, सॉइल एंड इन्वायरमेंट। तो मैं पहले इन्वायरमेंट के ऊपर आता हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर फ्रेम होते हैं बच्चे। तो इन्वायरमेंट का जो बच्चे पार्ट है आपका, जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो पार्ट है मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकल वे में पूछा जा रहा है, उसमें बच्चे जितने भी आपके क्लॉजेज हैं, जो भी कोडल वैल्यूज है ना, उनको आप जरूर लिख लो अपने पास। या अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, और आपको लगता है कि आप मुझे तैयारी कैसे करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा है दोबारा नोट्स को पढ़ने का, बच्चे हाईलाइटर रखो, उन चीज़ों को आप दोबारा हाईलाइट कर लो, समझ रहे हो। अगर आपने हाईलाइट नहीं किया चीज़ों को, आप उनको फिर से हाईलाइट कर लो, राइट। अगर आपने पहले से हाईलाइट करके रखा है बच्चे, तो उनको आप सर्कल में बंद कर लो। इससे क्या होगा बच्चे, इससे आपका मन भी करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अगर हाईलाइटेड चीज़ होगी उसको दोबारा हाईलाइट करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो उसको आप सर्कल कर सकते हो, इन सर्कल कर सकते हो चीज़ों को। आर यू गेटिंग और नॉट। तो इन्वायरमेंट और सॉइल मेजर सब्जेक्ट्स हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं, जैसे सॉइल में जहाँ से न्यूमेरिकल फ्रेम होता है, कंसोलिडेशन से न्यूमेरिकल आता है, जो मेरे परमेबिलिटी चैप्टर वहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो मैं फिर से बोलता हूँ, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आप तब जाओ पहले जब आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है पेपर के अंदर बात कर रहा हूँ बच्चे। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है और लगभग 40 सेकंड के अंदर इसका आंसर फ्रेम कर दोगे, देन डू इट। और जब आपको लगता है कि आप 30 सेकंड डिवोट कर चुके हो, क्वेश्चन के ऊपर लगा चुके हो, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें अभी और समय लगेगा, आंसर नहीं निकला है, तो थोड़ा सा आप स्मार्टली काम करें फिर, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर ना प्रेशर भी होता है, कई बार हमें आती हुई चीज़ भी हम उसको गलत कर देते हैं, और जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, मैं बता दूं, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी करने से ना किसी का भला नहीं हो, और तुक्के नहीं लगाने, मैं बता देता हूँ। जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपना लक भी आजमा सकते हैं, लेकिन जिनको पता है कि उनका जो रीच है बच्चे, वो यहाँ पे 80+ हो चुका है पेपर के अंदर, तो गलती से भी आप उन क्वेश्चंस को फ्रेम ना करें, टच ना करें जिनमें आपको डाउट है, और क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इरिगेशन के ऊपर। 6.1 इरिगेशन आ जाओ। इरिगेशन में बच्चे जो आपका ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड और जो आपका मेथड ऑफ इरिगेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। मेथड ऑफ इरिगेशन जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे सॉइल और एनवायरनमेंट, इनमें तो आप बच्चे जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। जैसे सॉइल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है, परमेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा, शियर स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बनेगा, फाउंडेशन से क्वेश्चन बनेगा, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल इरिगेशन की। तो मेथड ऑफ इरिगेशन से बच्चे कौन सा मेथड है, किस तरह के क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास फरो इरिगेशन मेथड है, तो आपसे पूछ सकता है वो कि फरो इरिगेशन मेथड किस तरह की क्रॉप के लिए आप यहाँ पे प्रीफर करोगे, या आपको स्टेटमेंट देके रखेगा जिसका आंसर होगा यहाँ पे फरो इरिगेशन मेथड। या मान लो मुझे जो पानी सप्लाई करना है वो एक बगिया में देना है, बगीचे में देना है, मेरे पास यहाँ पे फ्रूट ट्रीज है, तो बच्चे मेरे पास जब भी ये फ्रूट ट्रीज या ऑर्चर्ड ट्रीज होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
बेसिन फ्लडिंग मेरे पास है, हम बेसिन फ्रेम कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन तो कैसे भी कर सकते हैं कि बेसिन में स्लोप आप कितना दोगे, व्हाट शुड बी द थिकनेस, सॉरी व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ द बेसिन, साइज ऑफ द बेसिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ बच्चे जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है किसी भी एग्जाम के अंदर बच्चे, वो आपका ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फ्रेम होता है, इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी का यूनिट होता है बच्चे हेक्टेयर पर क्यूमेक, सभी को पता होगा। और डेल्टा आपका मीटर या सेंटीमीटर में, ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो भी हम सप्लाई करते हैं फील्ड को थ्रू आउट द बेस पीरियड। और बी मेरा बेस पीरियड ही होता है जो डेज में होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। अब आपको बोल देगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो बताओ यहाँ पे जो ड्यूटी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर भी है, जैसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम कर सकता है बच्चे, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन, नथिंग टू डू। सैलिनिटी कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, राइट। हाँ, तो जो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पास बच्चे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हो गया। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में अगर मैं बात करूँ, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जिसमें मेरा कैनाल ऊपर है, नेचुरल ड्रेन मेरा नीचे है। स्थानीय भाषा में हम नेचुरल ड्रेन को नाला भी बोलते हैं, खड्ड भी बोलते हैं, राइट। तो भाई उस तरह के आप कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या बोलोगे, जैसे एक्वाडक्ट हम फ्रेम करते हैं, ए फॉर एक्वाडक्ट, ए फॉर एबव। जब कैनाल एबव होता है नेचुरल ड्रेन से, और जो कैनाल में बचे आपका जो कैनाल का बेड लेवल होता है जिसको हम सीबीएल बोलते हैं, वो ड्रेन का जो फ्लड लेवल होता है एचएफएल जिसको हम बोलते हैं, ड्रेन में हमेशा ही आपको फ्लड लेवल मिलेगा एचएफएल, और कैनाल में कभी फ्लड नहीं आएगा, उसमें आपको मैक्सिमम सप्लाई लेवल मिलेगा। तो इसके बीच में बच्चे एक रिलेशन होता है कि जब हाई फ्लड लेवल नीचे है कैनाल के बेड लेवल से, तो जितना भी फ्लो होगा उस नेचुरल ड्रेन में वो ग्रेविटी के कारण होगा, तो दैट इज माय एक्वाडक्ट। तो कई बार ना वो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होती है और आपसे वो नाम पूछ रहा होता है, जैसे हम एक्वाडक्ट डिफाइन करते हैं तो वो एक्वाडक्ट ही आंसर होता है, समझ रहे होंगे बात को। और कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आता है जैसे वाटरशेड कैनाल, ऐसे कैनाल जो सबसे ज्यादा एरिया इरीगेट करते हैं, वाटरशेड कैनाल्स। आर यू गेटिंग। डैम बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम वाला जो टॉपिक है बच्चे वो भी इंपॉर्टेंट है, डैम आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। कैनाल आउटलेट आप गो थ्रू करो, कैनाल आउटलेट इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास सेंसिटिविटी कई बार पूछ लेता है कि रिजिड मॉड्यूल या रिजिड आउटलेट के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आपसे पेपर के अंदर क्या पूछा जा रहा है, राइट। अच्छा, इरिगेशन के बाद अगर मैं बात करूं, वो सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो ये मेरा नंबर था आई थिंक 6, 7 बच्चे आरसीसी पे आओ। तो आरसीसी में बात करता हूं कि यहाँ पे आप ना सीटी को भी साथ में लेके चलो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी, आरसीसी प्लस सीटी। तो पहले तो आप कंक्रीट की प्रॉपर्टी स्टडी कर लो कि कंक्रीट किससे मिलके बना है। अब जब कंक्रीट की आप बात करोगे तो सीमेंट आएगा, सैंड आएगा, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट आएगा, वाटर आएगा, एडमिक्सचर भी आएंगे, गो थ्रू कर लो इनको। आर यू गेटिंग। तो लगभग आधा दिन दो, सीटी कंप्लीट कर लो, समझ रहे हो बात को। पूरा आप सीटी पढ़ लो, इसमें टेस्ट आप सारे स्टडी कर लो, क्योंकि टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोशिश ये करना कि जब भी आप कोई भी टेस्ट पढ़ रहे हो बच्चे, आप उसका फिगर जरूर फ्रेम करें, एक बार गूगल सर्च करके फिगर देखोगे तो वो चीज़ लंबे समय तक रिटेन रहेगी, फाइन। उसके बाद फिर आप आरसीसी में एंटर कर जाओ। और आरसीसी में अगर मैं आपसे सीधा बताऊं बच्चे, फ्रिक्वेंटली बोलूं कि बहुत सारा यहाँ पे अगर आपको आरसीसी के ऊपर दिमाग लगाना, तो ऐसा नहीं होता है। आरसीसी में बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला है एलएसएम के अंदर कि रिजल्टेंट कंप्रेशन कैसे निकालते हैं, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। अगर मुझे रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स लिखना होता है एक सिंगल इनफोर्स बैलेंस सेक्शन, एक सिंगल इनफोर्स सेक्शन के अंदर इन एलएसएम, तो ये मेरा रिजल्टेंट कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है। सिमिलर रिजल्टेंट टेंशन का भी मेरे पास फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू AST। अब कई बार तो पेपर में आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेता है एक बैलेंस सेक्शन के लिए, तो वो बच्चे हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी फ्रेम करते हैं 0.148 FC के BD स्क्वायर या 0.138 FC के BD स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से आपने न्यूमेरिकल लगाने हैं आरसीसी के, गलती नहीं करनी है पेपर के अंदर, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी करते हैं और फंस जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्टली वर्क करना। और जितने भी कोडल प्रोविजंस हैं खासकर इस कंक्रीट के अंदर, आरसीसी के अंदर, IS 456 कोडल प्रोविजन गो थ्रू करके जाओ, और इसके साथ IS 516 सीटी से, क्योंकि JKSS में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अगर मैं कंक्रीट क्यूब फ्रेम करता हूं बच्चे, तो वो जो मोल्ड होता है जिसमें हम कंक्रीट भर रहे होते हैं, उसकी डायमेंशन में कितनी टॉलरेंस अलाउड की जा सकती है, ये आपकी स्टेट के क्वेश्चन है। तो जब तक आपने इन क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं किया होगा, आप आंसर नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है, फिर से फंस जाओगे। और क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, ऐसा नहीं सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन
क्वेश्चन तो कुछ रिपीट होंगे। समझ बात को। अगर आप मेरे से पूछोगे कि किस तरह से पेपर सेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पिछले बच्चे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सामने रखे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो पिकअप होते ही होते हैं वहाँ से, राइट। तो यही बेनिफिट होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आरसीसी से अगर आप पूछना चाहोगे सर वो टॉपिक जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर है बीम। पहले तो आओ बीम के ऊपर, बीम के बाद दूसरा है बच्चे स्लैब, बीम के बाद आपने स्लैब करना है, फिर तीसरा कॉलम के ऊपर जाना है, राइट। कॉलम के बाद फुटिंग। पहले तो इनके टोटल जितने भी प्रोविजन है, व्हाट इज द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन द बीम, व्हाट इज द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन द कॉलम, व्हाट इज द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन द स्लैब, व्हाट इज द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन द फुटिंग। फिर मिनिमम स्टील पढ़ लिया, मैक्सिमम स्टील के ऊपर जाओ, कवर आप गो थ्रू करो कितना है, मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के बिहाफ के ऊपर आपका ये कवर की वैल्यू कितनी है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, ये सारी चीज़ें गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपके पास नोट्स बने हुए और हमने बहुत अच्छे तरीके से आरसीसी को कवर किया है, राइट। और इसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट, डोंट फॉरगेट द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसमें लॉसेस बहुत अच्छे से करके जाना प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, जो आपसे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। और दूसरा एनालिसिस वाले पार्ट में आप ज़्यादा भी अगर टाइम नहीं दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो यही पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लॉसेस आप बहुत अच्छे से गो थ्रू करके जाना बच्चे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आरसीसी के बाद, अगर मैं बात करूँ बच्चे, मेरे पास है नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी, राइट। मैं मेन सब्जेक्ट से यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जो एज ए न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो जैसे आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, आप जरूर उनको बच्चे अच्छे से पढ़ के जाए, फाइन। हॉटन्स इक्वेशन, अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालना है, या मुझे अगर इवेपो ट्रांसपिरेशन की कैलकुलेशन करनी है, तो कौन कौन से मेथड मेरे पास अवेलेबल हैं, आर यू गेटिंग। रेन गेजेस के ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हो अपने पेपर के अंदर। तो आप डाटा को ना थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइन। क्योंकि अब देखो, अगर आप इस समय में सोचोगे मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है, तो बच्चे ऐसे गलती मत करना, इतना समय नहीं है। स्मार्टली काम करना, जहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो 5 स्टार वाले टॉपिक्स हैं उनको पिक करो सबसे पहले। वो अगर आपके बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक बार आप थोड़ा ओवरलुक भी कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। बाकी जब आप एमसीक्यू लगाओगे लास्ट के 15 दिन में, तो दैट्स इट, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको समय बांधना पड़ेगा डेली, राइट। इसके साथ बच्चे आप, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे सीपीएम पार्ट सीपीएम और आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें आप ना कुछ मेथड्स देख सकते हो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर, किस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो। यहाँ पे वॉल्यूम की, अर्थवर्क क्वांटिटी के बारे में पूछ सकता है, यूनिट्स के बारे में आपसे वो क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि अगर आपको प्लास्टरिंग का मेजरमेंट करना है तो इसका यूनिट क्या है, आर यू गेटिंग। अगर आपको शटरिंग का मेजरमेंट करना है, इसका यूनिट क्या है। अगर आपको यहाँ पे अर्थवर्क का मेजरमेंट करना है, इसका यूनिट क्या है। समझ रहे बच्चे बात को। तो ये कुछ मेजर से जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, ये मैंने अभी आपको गो थ्रू किया बच्चे। अगर स्टिल किसी को फिर भी कोई डाउट होगा कि सर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी हैं लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चे, तो उसका मैं अभी इसी वीडियो में ही आपको आंसर कर रहा हूँ। द ओनली थिंग इज दैट, पहले तो खुद को आप शांत रखो एंड स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहो कि नहीं 855 नंबर ऑफ पोस्ट है, तो इसमें मुझे देखो 855 से आपको कुछ नहीं लेना, लेकिन नंबर देख के ना एक और कॉन्फिडेंस जो आता है कि एक पोस्ट जो मेरी है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है ना। समझ रहे बात को। तो बच्चे आप उसी दिशा में काम करना स्टार्ट करो। जो सब्जेक्ट्स में आप वीक हो ना, उनको नियर टू द एग्जाम ही लगाना, क्वेश्चंस लगाना आपने, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आप। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनको स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, और लास्ट तक अगर आप बोलोगे कि मुझे वो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस याद हैं, टॉपिक्स याद हैं, तो आपको याद होंगे, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन दैट सब्जेक्ट्स। लेकिन जो सब्जेक्ट्स में आप वीक उनको स्टार्टिंग में कर लोगे और लास्ट में आपने वो सब्जेक्ट्स किए जिनमें आप अच्छे थे, तो जो वीक वाले सब्जेक्ट्स हैं एंड तक वो भूल जाएंगे, और पेपर तक आने, जब आपका पेपर होगा, जब तक पेपर तक पहुंचोगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ब्रेन से स्किप हो चुकी हो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बात को। तो आई होप बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, आप लिंक पे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो गुरविंदर सर को भी। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो रहेगा जेके एसएसबी के लिए। कुछ यहाँ पे जो एमसीक्यूज, जैसे हमने जेके पीएससी के लिए भी क्लास रखा बच्चे, हमने एचपीपीएससी के लिए भी क्लास रखा, हमने यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी क्लास रखा। तो एक हम यहाँ पे अपना ओवरऑल एक टेस्ट पेपर रखेंगे बच्चे, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे जेके एसएसबी के अंदर, और जल्दी ही है
आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव मिलेगा बच्चे, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये आपको क्लास देंगे और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट लें और जुड़े हमारे साथ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।